क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ की नाली व्यवस्था आज के शहरों से भी बेहतर थी। न कोई बड़ा राजा, न महल, फिर भी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक। तो आज जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली सभ्यता, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली सभ्यता है, क्योंकि कौन सी वस्तु किस स्थान से मिली है। एग्ज़ाम में हमें सभी ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, तो कौन सी वस्तु किस स्थान से मिली है, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद करेंगे। हम जानेंगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था, नगर नियोजन कैसा था, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो जानेंगे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत इस काल में मानव लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, और इसके अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को रखा गया है। वहीं अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर मानव लिपि से तो परिचित था, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसके अंतर्गत ही रखा जाता है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को। और ऐतिहासिक काल, यहाँ पर मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत रखा जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो हमें पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत है सिंधु घाटी सभ्यता। और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। इसको याद रखें। इसके बाद यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। इसकी सबसे पहले अगर जानकारी की बात करें तो हड़प्पा खुदाई से हुई थी। इसकी सबसे पहले जो जानकारी है हड़प्पा खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन बाद में खुदाई में जो पुराई स्थल प्राप्त हुए वो अन्य नदी घाटियों से भी प्राप्त हुए। पहले कहाँ से मिले थे? सिंधु नदी के तट से मिले थे, और इसी वजह से इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन जब बाद में खुदाई हुई तो पुरा स्थल जो प्राप्त हुए वे अन्य नदी घाटियों से भी प्राप्त हुए, और इसी वजह से इतिहासकारों ने इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर न रख करके फिर हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हड़प्पा स्थल से मिले, और इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इसके समय की बात करें अगर, तो सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और ये कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता लगाई गई तिथि है और सर्वमान्य तिथि भी है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है, इस पॉइंट को भी याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। हुआ क्या था कि हड़प्पा में जहाँ पर खुदाई हुई थी वहाँ पर पहले क्या है, वहाँ के लोग घर बनाने के लिए ईंटें कम पड़ रही होंगी, तो वहाँ से निकाल करके, वहाँ से खुदाई करके ईंटें निकाल रहे थे। तो चार्ल्स मैनसन ने इसने देखा तो इसको पता तो चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया उतना। इसके बाद फिर 1921 ईस्वी में जो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इनके समय पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो सर्वप्रथम खोज हड़प्पा की हुई, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। अब इस सभ्यता का जो विस्तार है वो क्या है, चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण पूछा जाता है। इसकी पूर्वी सीमा क्या है या पश्चिमी सीमा क्या है, तो इसकी अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के तट पर है। वहीं अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुत कांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और ये दास नदी के तट पर है। और उत्तरी सीमा है इसकी मांडा, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में है। तो ये तो होगी इसकी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा। अब सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, जो आकार है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। मैप में भी आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बनाता है, त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, आकार, वो त्रिभुजाकार है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका सामाजिक जीवन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहाँ मूर्ति मिली है खुदाई में। किस देवी की मूर्ति है ये तो पता नहीं चलता है, बट देवी की प्रतिमा है ये पता चलता है। और वहाँ से जो मोहरें मिली हैं, खुदाई से जो मोहरें निकली हैं ना, उनमें भी किसी न किसी देवी की प्रतिमा मिली है। और इसीलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। और इससे कई बार क्वेश्चन बना है। आगे मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी लास्ट में ना, तब आपको दिखाऊंगी। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। आगे जब वैदिक काल में पूछा जाता है वहाँ पितृ सत्तात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक है। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन से थे 4 वर्ग? पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा है योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी और चौथा है श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था। अगर हम भोजन की बात करें कि ये लोग भोजन कैसा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनकी शवाधान प्रणाली कैसी थी? तो ये लोग शवाधान 3 प्रकार से करते थे। शवाधान यानी मृतकों को दफनाना, तो 3 प्रकार से मृतकों को दफनाते थे: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान क्या है? तो मृतकों को कब्र में जो दफनाने की परंपरा है उसे ही पूर्ण शवाधान कहते थे, यानी पूर्ण रूप से मिट्टी में दफना देना पूर्ण शवाधान हो गया। और आंशिक शवाधान, मृतक के शरीर को जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था। जब पशु पक्षी उसके शरीर का मांस खा लेते थे तो हड्डियां उसकी फिर बाद में दफना दी जाती थी, इसे ही आंशिक शवाधान कहा गया। और दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा दाह संस्कार कहलाती है। तो ये लोग 3 प्रकार से अपना शवाधान करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका नगर नियोजन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान निर्माण सामान्यतः पक्की ईंटों से किया गया है। ये चीज़ याद रखें कि सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। और जो सिंधु सभ्यता के मकान होते थे, मकान के जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़कों पर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। ये इनकी विशेषता थी इनके दरवाज़ों की, कि मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। और सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ जो बड़े घर होते थे उन घरों में शौचालय भी प्राप्त हुए हैं। ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। तो ये इनके नगर नियोजन की विशेषता है। इसके बाद अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल खुदाई से निकले हैं कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जिसकी खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई करने का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इसकी खुदाई हुई। और इसमें जो प्राप्त वस्तुएं हैं प्रमुख वो कौन सी हैं? तो वस्तुएं तो देखिए बहुत सी प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम लोग देखते हैं। श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, जिनमें RS-37 कब्रिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ से मिला? हड़प्पा से। इसके बाद अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ से खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में, राखाल दास बनर्जी ने किया था। और वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ है? तो यह सिंधु नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं इनको देखते हैं। पहला है पुरोहित आवास, दूसरा है अन्नागार। अन्नागार हमने पीछे देखा हड़प्पा में भी मिला है, हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जो मोहनजोदड़ो से मिला है ना अन्नागार, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है, इसको याद रखें। फिर है विशाल स्नानागृह और आदि शिव योगी की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। घर में कुआं मिले हैं और सबसे चौड़ी सड़क मिली है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी चौड़ाई है 10 मीटर। और अगर आपको ये याद ना होता हो तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि पुरोहित है, पुरोहित आवास मिला है, तो पुरोहित आवास यानी पुरोहित है अगर,
तो क्या करेंगे, सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करेंगे। तो स्नान से क्या है, स्नानागार है, पुरोहित से पुरोहित आवास। तो स्नान करेंगे, फिर क्या करेंगे, घर के कुएं से वो पानी निकालेंगे। तो घर से कुआं मिला है, घर के कुएं से रिलेट कर सकते हैं, घर का कुआं मिला है, घर में कुआं मिला है। फिर क्या करेंगे, पानी निकाल करके शिव को जल चढ़ाएंगे। तो आदि शिव या फिर योगी की मूर्ति मिली है। और जो नर्तकी की मूर्ति है, इसे रिलेट कर सकते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति मिली है यहाँ से। तो भगवान शिव का एक रूप है नटराज का, जिसमें कि नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, चीज़ों को लिंक कर सकते हैं याद करने के लिए। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला है यहाँ से, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानगृह, आदि शिव योगी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़क मिली है। फिर है चनहुदड़ो। यहाँ की जो खुदाई कराने का श्रेय दिया गया है वो है गोपाल कृष्ण मजूमदार को। और सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ये स्थित है, यह भी पाकिस्तान में ही है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल मिले हैं सभी में दुर्ग मिले हैं, लेकिन एक ऐसा स्थल भी है चनहुदड़ो जिसमें दुर्ग नहीं मिला है। और यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कौन सी हैं, लिपस्टिक, शीशा, मनके बनाने का कारखाना, मनके और गुड़िया मिली है। यहाँ से कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान हैं, इससे कई बार क्वेश्चन बना है, इसको याद रखें, चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो जो भी फीमेल के श्रृंगार से संबंधित सामान पूछा जाए तो चनहुदड़ो से मिला है। इसके बाद फिर है रोपण। इसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, और ये वर्तमान में पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से वस्तुएं कौन सी प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, मृत भांड मिले हैं, सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, कुल्हाड़ी मिली है। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कुत्ता था ना, कुत्ता इतना वफादार रहा होगा तभी उसे अपने मालिक के साथ दफनाया गया होगा। ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि कुत्ता काफ़ी वफादार रहा होगा तभी उसको अपने मालिक के साथ अंत समय में दफनाया गया। तो ऐसी वफादारी देख करके तो कोई भी रोपड़े से क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। तो ऐसे आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद फिर है कालीबंगा। इसकी खुदाई की थी बीके थापड़ और बीबी लाल ने। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है, और इससे भी कई बार क्वेश्चन बना है। यहाँ से वस्तुएं कौन कौन सी मिली हैं, तो हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ियाँ मिली हैं। तो हवन कुंड बनाने के लिए ईंटों को अलंकृत किया गया होगा। ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि हवन कुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है, और अलंकृत ईंटें भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। फिर है धौलावीरा। इसकी खुदाई की थी आर बिष्ट ने, जिसका पूरा नाम है रविंद्र बिष्ट, और यह नगर आयताकार बना था। और यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में स्टेडियम प्राप्त हुआ है, विशाल जलाशय मिला है, और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से मिला है। और ये 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा जो था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। बाकी के जो स्थल मिले हैं वो 2 भागों में विभक्त थे, किला और निचले नगर में, लेकिन ये 3 भागों में था, किला, मध्यनगर और निचला नगर में। अभी हमने चनहुदड़ो में देखा कि ये दुर्ग रहित था, इसमें दुर्ग था ही नहीं, यानी किला था ही नहीं। तो इस चीज़ को आप याद रखें, चनहुदड़ो में किला नहीं था और धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। इसके बाद फिर अगला स्थल है सुरकोटदा। यहाँ का उत्खनन जगपति जोशी ने कराया था, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं, तो यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सुरकोटदा से यही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि घोड़े के अस्थिपंजर या हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो अगला स्थल है वो है लोथल। इसका उत्खनन SR राव ने कराया था, और इसकी स्थिति की बात करें अगर तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। वस्तुएं यहाँ से कौन सी मिली हैं, तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, जहाँ से पश्चिम एशिया के लिए व्यापार किया जाता था। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता में जो घर के दरवाजे हैं वो मेन सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक स्थल ऐसा भी है, लोथल, जहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते मिलते हैं। तो अपवाद स्वरूप लोथल को आप लोग याद रखें, ठीक है।
और यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है ना, बंदरगाह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है और भोगवा नदी के तट पर गुजरात में ये स्थल स्थित है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो छूट गए हैं, उनको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधो और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कोई भी नाम दे करके पूछा जाए याद रखें। और जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, उसके बाद फिर वापस बाएं आते हैं, फिर लिखते हुए दाहिनी तरफ जाते हैं। लेकिन इनकी जो लिपि प्राप्त हुई है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसको याद रखें, और भाव चित्रात्मक थी। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसीलिए जो यूनानी थे, यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ क्या है? सैंधववासियों की उपज। और यहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। परंतु जब मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा ना कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार ही लगाना है आपको। करते ये कृषि भी थे और व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो इनका मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। नाप तौल से ये लोग परिचित थे, व्यापार करते थे, तो जाहिर सी बात है नाप तौल से परिचित होंगे। लोहे से परिचित नहीं थे। इससे क्वेश्चन बनता है कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का विकास कब होगा? आगे वैदिक काल में होता है, उत्तर वैदिक काल में जाकर के लोहे का विकास होगा। तो अभी ये लोग लोहे से परिचित नहीं है, याद रखें। और जो इनके बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। कलर से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें, लाल रंग का प्रयोग किया गया है बर्तनों में। और मोहर जो प्राप्त हुई हैं, मोहरों में से बहुत से जानवर के चित्र मिलते हैं पर शेर के चित्र नहीं मिलते। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैंधव सभ्यता में जो प्राप्त मोहरें हैं उनमें से किस जानवर के चित्र नहीं मिलते हैं, तो इसमें शेर के चित्र नहीं है, इसको याद रखें। हड़प्पा सभ्यता की मोहर सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ, जो मोहरें थी उनमें सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है और उसमें क्या दिखाया गया है? उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। और यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा करते थे। तो यह मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और सिंधु सभ्यता में जो शवदान होता था तो शव उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाने की प्रथा थी, किंतु इसके अपवाद स्वरूप जो कालीबंगा में मिले हैं शव, उसमें जो शवदान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, अपोजिट है। वैसे सब जगह से जो मिला है क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाने की प्रथा है, लेकिन कालीबंगा से याद रखें शव दक्षिण से उत्तर दिशा में है और रोपण से पश्चिम से पूर्व की तरफ शव प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और आपसे बन पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है डैश। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। इसको शुरुआत में ही मैंने बताया था, इतिहास के 3 कालखंड जिसमें सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि डैश। इसका रीज़न क्या था? तो वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, या फिर वह खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी और मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपरयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन को मैंने क्विज में भी पूछा था, जिसका आंसर 90% लोगों ने ऑल लगाया था, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल गलत है। शिलालेख तो मिला है, लेकिन शिलालेख की जो भाषा है क्या पढ़ी जा सकी है? नहीं पढ़ी जा सकी है, तो जानकारी का स्रोत कैसे हुआ? पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख तो मिला है, लेकिन जब लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी तो इससे जानकारी क्या मिलेगी? तो हमें जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से। जो भी जानकारी मिली है पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह वहाँ पाई गई क्या है? मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार हैं, मंदिर है, लिपि है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहरें। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है मोहरें हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक सभ्यता, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, लोहे की नहीं थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो ये भी याद रखें कि ये लोग चांदी प्राप्त कहाँ से करते थे? राजस्थान की जावर और अजमेर की खान से प्राप्त करते थे। इसके बाद अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, पांडु, नीला, हरा या फिर नीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड कलर का, ऑप्शन नंबर ए लाल। इसके बाद फिर है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य काल। पूर्व आर्य यानी आर्यों के पहले। आर्यों के पहले क्या है? हड़प्पा सभ्यता है और यहाँ पर मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहगौरा। राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से जुते हुए खेत मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा से हमें और क्या मिला था? तो हवन कुंड मिला था और अलंकृत ईंटें मिली थी, जिसे हमने याद किया था कि हवन कुंड बनाने के लिए ईंटों को अलंकृत किया गया होगा, ऐसे लिंक किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास नदी, रावी नदी, सतलज या फिर घग्गर नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़ से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या कालीबंगा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। इसको हमने कैसे लिंक करके याद किया था कि पुरोहित जी उठेंगे सुबह तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर कुएं से जल निकालेंगे और योगी शिव को चढ़ाएंगे। ऐसे चीज़ों को हमने लिंक किया था। अगर आप थोड़ा सा भी लिंक कर पाएंगे ना तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनहुदड़ो से या धौलावीरा से। इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।